नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद जरूरी पहलू पर बात करेंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल, ये तो संविधान की नींव है एक तरह से। हाँ, और हमारे पास मानवीय एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के नोट्स हैं। ओपी सर ने इनका मार्गदर्शन किया है। टाइटल है भारत के मौलिक अधिकार, अतीत और वर्तमान। काफी अच्छा स्रोत है ये। तो इन नोट्स के सहारे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई शुरू में क्या था, आज क्या है, और ये सफर कैसा रहा, क्या बदलाव आए। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वक्त के साथ इनमें क्या परिवर्तन हुए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। ये नोट्स बताते हैं कि ये अधिकार संविधान के भाग 3 में हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। जी, भाग 3, बिल्कुल। ये सिर्फ धाराएं नहीं, बल्कि नागरिकों के लिए गारंटी है। सही कहा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। उस दिन कितने मौलिक अधिकार मिले थे नागरिकों को? देखिए, वो एक बहुत बड़ा दिन था। संविधान निर्माताओं ने उस वक्त कुल 7 मौलिक अधिकार दिए थे। एक वादा था ये। अच्छा, कौन कौन से थे वो 7, जरा बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। इन नोट्स के हिसाब से देखें तो पहला था समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, मतलब कानून के सामने सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, समानता। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें वो सब आजादियां थीं, बोलने की, कहीं भी आने जाने की, संघ बनाने की, मतलब लोकतंत्र की जान। स्वतंत्रता बहुत जरूरी। तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जैसे बेगार या बच्चों से खतरनाक काम करवाना, इन सब पर रोक। शोषण के खिलाफ, ठीक है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अपना धर्म मानने, प्रैक्टिस करने, प्रचार करने की आजादी, भारत की सिक्योरल पहचान। धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवां संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। खासतौर पर माइनॉरिटीज के लिए अपनी भाषा, कल्चर बचाने और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का हक। ओके, कल्चर और एजुकेशन। छठा था संपत्ति का अधिकार, जो उस समय अनुच्छेद 31 में था, एक फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार, अच्छा, ये छठा था। और सातवां सबसे खास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मतलब अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, तो ये थे वो 7 शुरुआती अधिकार: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संपत्ति, और फिर इन सब की गारंटी संवैधानिक उपचार। पर एक मिनट जी, नोट्स तो कह रहे हैं आज 6 हैं। आपने भी 7वां संपत्ति का अधिकार बताया, तो ये 7वां गया कहाँ? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। संपत्ति का अधिकार वो शुरू से ही थोड़ा विवादास्पद रहा था। विवादास्पद क्यों? देखिए, आजादी के बाद देश ने भूमि सुधार की बात चल रही थी, जमींदारी खत्म करनी थी, धन का समान वितरण करना था। ऐसे में संपत्ति का मौलिक अधिकार कई बार सरकार के इन समाजवादी कदमों के आड़े आ रहा था। बहुत बहसें हुई इस पर। अच्छा, मतलब टकराव हो रहा था व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक लक्ष्यों के बीच। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तब 44वां संविधान संशोधन लाया गया। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन था। 44th संशोधन 1978। ओके। हाँ, इस संशोधन ने कई बदलाव किए, पर सबसे बड़ा बदलाव यही था कि इसने संपत्ति के अधिकार को, जो अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था, हाँ, उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से, यानी भाग 3 से हटा दिया। मतलब एकदम खत्म कर दिया। तो क्या अब किसी के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं है? सरकार कभी भी ले सकती है? ये तो अजीब है। नहीं, खत्म नहीं किया। देखिए, हटा दिया का मतलब है कि उसे मौलिक अधिकारों वाले स्पेशल क्लब से बाहर कर दिया, पर उसे संविधान से मिटाया नहीं। अच्छा, तो फिर कहाँ गया वो? उसी 44वें संशोधन ने उसे संविधान के एक दूसरे भाग 12 में एक नया आर्टिकल जोड़कर डाल दिया, अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क। हाँ, तो अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार, या कह लीजिए संवैधानिक अधिकार है। मौलिक से कानूनी, इसमें मतलब असल में फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ नाम का हेरफेर है या इसका कोई प्रैक्टिकल असर है? नहीं, ये सिर्फ नाम का हेरफेर नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। देखिए, मौलिक अधिकार वो है जिनके उल्लंघन पर आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनकी गारंटी बहुत मजबूत है।
सरकार उन पर आसानी से रोक नहीं लगा सकती। लेकिन कानूनी अधिकार, जैसे अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है, वो कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के प्राधिकार के बिना मतलब मौलिक अधिकार छिन गया, उसकी सुरक्षा का लेवल थोड़ा अलग हो गया है। समझ गया। तो अधिकार तो है, पर वो वाला सुपर प्रोटेक्शन नहीं रहा जो मौलिक अधिकारों का होता है। सरकार कानून के दायरे में एक्शन ले सकती है। ये तो सच में बड़ा बदलाव है। हाँ, वैचारिक बदलाव भी है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक जरूरतें टकराती हैं। तो ठीक है, 1978 के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया। तो अब हमारे पास बचे 6 मौलिक अधिकार। एक बार फिर से लिस्ट देखने आज की। बिल्कुल। 1978 के बाद से आज की तारीख में संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें वो 6 तरह की आजादियां और बाकी प्रोटेक्शंस शामिल हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। राइट। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। ओके। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। और छठा, वो बहुत महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, ये छठा वाला अनुच्छेद 32 ये लिस्ट में बना रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। इसी को तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल। अगर ये न हो तो बाकी के 5 अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएं, कोई मतलब न रहे उनका। सही बात है। इसी के जरिए तो लोग कोर्ट जाते हैं जब उनके अधिकार वायलेट होते हैं, और कोर्ट रिट जारी करके उन्हें लागू करवाता है, जैसे गार्डियन हो अधिकारों का। आपने एकदम सही पकड़ा। अनुच्छेद 32 ही इन अधिकारों को असली पावर देता है। ये हमारी न्यायपालिका को नागरिकों का रक्षक बनाता है। संविधान बनाने वालों की सोच देखिए। उन्होंने सिर्फ अधिकार दिए नहीं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का रास्ता भी दिया। कमाल है। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है जो नोट्स में भी है। ये जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, भाग 3, ये सिर्फ इन 6 अधिकारों की लिस्ट नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अनुच्छेद 12 से शुरू होकर 35 तक जाता है। हाँ, 12 से 35, तो 14 से 32 तक तो अधिकार हो गए। फिर ये 12 और 13 का क्या रोल है? ये भी बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 12 एक बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिले हैं। ये राज्य यानी स्टेट शब्द को डिफाइन करता है। राज्य की परिभाषा मतलब सरकार? सिर्फ सरकार नहीं, इसकी परिभाषा बहुत वाइड है। इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल तो हैं ही, साथ में सारी लोकल अथॉरिटीज जैसे नगरपालिका, पंचायत, और सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य प्राधिकारी भी शामिल हैं। अन्य प्राधिकारी जैसे सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC, यूनिवर्सिटीज, मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जो सरकारी पावर इस्तेमाल करती है, वो राज्य के दायरे में आ सकती है। अरे वाह! तो मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि इन सब संस्थाओं के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तभी तो इन अधिकारों का दायरा इतना बड़ा है। ये था अनुच्छेद 12। अब आता है अनुच्छेद 13। ये इन अधिकारों का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? अनुच्छेद 12 2 मुख्य बातें कहता है। पहली, कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाते, वो उस हद तक खत्म माने जाएंगे, मतलब वॉइड हो जाएंगे। अच्छा, पुराने कानून जो अधिकारों के खिलाफ थे वो गए। हाँ, और दूसरी, इससे भी ज्यादा जरूरी बात, कि राज्य यानी सरकार, संसद, विधानसभाएं कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जो इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। कोई नया कानून भी नहीं बना सकते जो अधिकारों को कम करे। हाँ, और अगर ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो कानून जिस हद तक वो अधिकारों का उल्लंघन करेगा, उस हद तक वो भी वॉइड यानी अमान्य माना जाएगा। बिल्कुल, और यहीं से न्यायपालिका की वो शक्ति निकलती है जिसे हम न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अच्छा, तो कोर्ट इसी अनुच्छेद 13 के बेस पर कानूनों को चेक करते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हैं या नहीं। एकदम सही। अनुच्छेद 13 ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी कानून को परखें। अगर कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है
तो कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकती है। ये हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। सिर्फ अधिकारों की लिस्ट नहीं, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि वो किसके खिलाफ हैं, अनुच्छेद 12, और उन्हें प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अनुच्छेद 13 और 32। ये सब मिलकर ही इन अधिकारों को मतलब देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 12 दायरा बताता है, अनुच्छेद 13 कानूनों पर नजर रखता है, अनुच्छेद 14 से लेकर आगे अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 32 उन्हें लागू करवाने की गारंटी देता है। ये पूरा पैकेज है जो भाग 3 को इतना खास बनाता है। चलिए तो फिर एक बार समेट लेते हैं पूरी बात को, जैसा हमारे पास मैनवी एजुकेशन कंसल्टेंसी के नोट्स हैं। शुरुआत हुई 1950 में 7 मौलिक अधिकारों से, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। जी। फिर 1978 में 44वें में संशोधन ने एक बड़ा बदलाव किया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। और आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, और संवैधानिक उपचार। करेक्ट। और ये सब अनुच्छेद 12 से 35 के फ्रेमवर्क में है, जिसमें राज्य की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा का आधार भी शामिल है। परफेक्ट समरी है ये। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे ये बुनियादी अधिकार समय के साथ बदले हैं, विकसित हुए हैं। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी आज़ादी की गारंटी है। बिल्कुल। ये अधिकार हमें मतलब नागरिकों को शक्ति देते हैं और सरकार की शक्ति पर लगाम लगाते हैं। और ये जो बदलाव हुआ, जैसे संपत्ति के अधिकार का, वो दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के बड़े हितों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश हमेशा चलती रहती है। हाँ, और ये भी कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है। एकदम, जो समाज के साथ, जरूरतों के साथ बदलता है, विकसित होता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो संपत्ति के अधिकार का दर्जा बदला, मौलिक से कानूनी हुआ, ये भारत में व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के बड़े लक्ष्यों जैसे कि विकास या बराबरी, इनके बीच बदलते रिश्ते के बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये दिखाता है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत अधिकार पीछे रखने पड़ते हैं, या ये राज्य की बढ़ती ताकत का संकेत है? इस पर सोचिएगा जरूर।